मित्रों नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से। चलिए देखते हैं आज अपने टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में, जो कि हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो संधि प्रकरण से संबंधित टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके सामान्यतः सभी प्रश्न आते ही आते हैं हर एग्जाम में, छोटे से बड़े लेवल के। तो देखते हैं संधि प्रकरण से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो शुरू करते हैं मित्र। तो पहला है संस्कृत। संस्कृत की उत्पत्ति का कैसे हुई है। सम प्लस क्र प्लस अक्त सुट का आगम। संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। आगे है व्याकरण किन शब्दों से बना है। तो व्याकरण है वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्यूट व्याक्रियंते युत्पादयन्ते अनेन इति व्याकरणम। जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र है। तो आगे है व्याकरण के ग्रंथ के रचनाकार कौन कौन है, इसमें देखते हैं। तो त्रिमुन, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुन कितने हैं। तो पाणिन, कात्यायन, पतंजल। तो कात्यायन को ही वररुच कहा जाता है। तो त्रिमुन के रूप में विख्यात हैं पाणिन, कात्यायन, पतंजलि। पाणिन की महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छे ग्रंथ संस्कृत व्याकरण का है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी है व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिन की रचना है। आगे है अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर 8 गुणे 4 बराबर 32 पाद हैं तथा 3978 अर्थात लगभग 4000 सूत्र है। इसीलिए पाणिन को सूत्रकार कहा गया है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, तो पाणिन को क्या कहा गया है। तो पाणिन को सूत्रकार भी कहा गया है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादेक्ष तथा अंतिम सूत्र आ है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछते हैं तो अष्टाध्याय के प्रथम सूत्र कौन है। तो वृद्धिरादेश है और अंतिम सूत्र है आ। नेक्स्ट है महर्षि कात्यायन या वररुच ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसीलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। तो वार्तिककार कौन है। तो महर्षि कात्यायन या वररुच, जो कि एक ही हैं, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसीलिए इन्हें वार्तिककार कहते हैं। आगे नेक्स्ट है महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहते हैं। इसीलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट है महाभाष्य में कुल 80 आहनिक हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं भट्टोज दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसीलिए इन्हें वृत्तिकार कहा के नाम से जानते हैं। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है। तो मानेंगे आप भट्टोज दीक्षित। ये भी प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये है सामान्यतया कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि संस्कृत से ही है। तो आगे देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण अथवा अक्षर। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वैसे तो ना क्षरत इति अक्षरः, ऐसा अक्षर शब्द का व्युत्पत्ति लभ अर्थ है, अर्थात जिनका क्षरण या विनाश ना हो वह अक्षर हैं। जैसे आ, ई, उ, का, खा, गा आदि। परंतु सामान्यतया वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आगे है स्वर। स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वरः अच। स्वर अच, स्वर का परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वर वह ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए आ स्वर है। इस प्रकार आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, औ ये सभी स्वर हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो 9 मानी गई है। हिंदी में 13 मानी गई है। आगे नेक्स्ट है जैसे आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, औ ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित है, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, आप लोग जरूर देखिए। आगे है मूल स्वर। तो मूल स्वर कितने हैं। तो मूल स्वर है 5। आ, ई, उ, री, री ये 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। आगे संयुक्त स्वर कितने हैं। ए, ओ, ए, औ ये 4 संयुक्त स्वर
या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। कैसे बने हैं तो जैसे देखते हैं, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर आओ। तो ये सूत्र दिया गया है, किसी सूत्र से क्या बना है तो नोट कर लीजिए। उ कालो अंश स्वदीर्घ प्लुप्तः, सूत्र से एक मात्रिक, दो मात्रिक तथा त्रिमात्रिक स्वरों की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त संज्ञा होती है। तो आगे देखते हैं स्वरों के भेद। तो स्वरों के कितने भेद हैं तो स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। तो आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहे जाते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। आगे है प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वरों की पहचान के लिए 3 यह चिन्ह लगाया जाता है। तो प्लुप्त स्वर जैसे कि ऐसे करके चिन्ह लगा देते हैं, जैसे आ, ई, उ आदि। ओम, जैसे ओम लिखा जाता है। यह स्वर त्रैमात्रिक है जिसका प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। यहाँ ओ प्लुप्त स्वर है। तो आगे देखते हैं वर्णों का काल। तो वर्णों का काल कैसे है तो इसके भी सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इसी में से प्रश्न हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो वर्णों का उच्चारण काल क्या है तो इसका संस्कृत में है, श्लोक देखते हैं। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुप्तो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। तो इसका अर्थ है, अर्थात ह्रस्व स्वर की एक मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा एवं प्लुप्त स्वरों की त्रिमात्रिक समझना चाहिए। व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा जाननी चाहिए। तो आगे नेक्स्ट है एक मात्रिक स्वर कौन कौन से हैं तो इसको भी देखते हैं। एक मात्रिक स्वर में आते हैं आ, ई, उ, री, ह्रस्व स्वर में आते हैं। द्विमात्रिक स्वर में आते हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। दीर्घ स्वर में आते हैं त्रिमात्रिक आ, जिसमें ओम का निशान बना रहता है, ई, उ, री आदि प्लुप्त स्वर में आते हैं। और अर्धमात्रिक व्यंजन वर्ण में कौन कौन से आते हैं तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, सभी व्यंजन वर्ण आदि। आगे देखते हैं मात्रा काल। पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल कहते हैं। तो एक मात्रा काल में जितनी आप पलक झपकने के समय को एक ही मात्रा काल कहते हैं। तो आगे अब चलिए देखते हैं व्यंजन हल वर्ण। अभी तक हमने स्वर को पढ़ा, अब आगे देखते हैं व्यंजन। अन्वंग भवति व्यंजनम, अन्वंग भवति व्यंजनम। व्यंजन वे वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे का में आ लगा हुआ है तो बना है का। खा प्लस आ, तो खा में भी आ लगा हुआ है। ये एक स्वर के सहायता से व्यंजन हमेशा बोले जाते हैं। जैसे गा प्लस आ, तो गा में क्या लगा है आ, इस स्वर लगा हुआ है तो गा आदि। तो आगे है व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के माध्यम से ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ का में हलंत है, खा में हलंत है, गा में हलंत है, तब जाके आ स्वर लगाया है, फिर बना है का। आगे देखते हैं जैसे का, चा, टा, ता, पा आदि, इसीलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा गया है। व्यंजनम चार्धमात्रिकम। आगे है सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। तो व्यंजन को हल भी कहते हैं। कुल व्यंजन वर्ण 33 माने गए हैं। तो 33 व्यंजन वर्ण माने गए हैं जो कि माहेश्वर सूत्रों के हैवरट से लेकर हल तक के 10 सूत्रों में कहे गए हैं। तो व्यंजन के प्रकार मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं जो माहेश्वर सूत्रों में गिने गए हैं। एक है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंत्यस्थ व्यंजन, नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन, और चतुर्थ प्रकार है संयुक्त व्यंजन जो माहेश्वर सूत्र में परिगणित नहीं है। चौथा व्यंजन संयुक्त व्यंजन जो कि माहेश्वर सूत्र में नहीं गिना गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी मात्रा 25 होती है। का से लेकर माँ तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन है। ये वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत
आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चरित होते हैं, इसीलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कादयो माओ शानः स्पर्शः। का वर्ग में आते हैं का खा गा घा अंगा। चा वर्ग में चा छा जा झा इया। टा वर्ग में टा ठा डा ढा आड़ा। ता वर्ग में ता था दा धा ना। पा वर्ग में पा फा बा भा मा। तो का से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन कहे गए हैं। आगे देखते हैं वर्ण। इनमें से 5 वर्णों के जो समूह बने हैं, इन समूहों का नाम है वर्ण। ये वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर बने हैं। जैसे का खा गा घा अंगा, ये 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। आगे देखते हैं अतः इनका सबका एक वर्ग बनाया गया, जिसका नाम रखा गया का वर्ग। कंठ से उच्चारित होने के कारण यह कंठ वर्ग भी कहते हैं। आगे देखते हैं इसी प्रकार चा छा जा झा इया, ये 5 व्यंजन तालु से बोले जाते हैं, तो इसके कारण तालव्य वर्ण कहे गए हैं। इस वर्ग का नाम है च वर्ग। आगे है टा ठा डा ढा आड़ा, मूर्धा से उच्चारण होने के कारण मूर्धन्य वर्ण कहे हैं, इस वर्ग का नाम है ट वर्ग। आगे नेक्स्ट है ता था दा धा ना, दंत से उच्चारण होने के कारण दंत वर्ण है, इस वर्ग को त वर्ग कहते हैं। पाफा बाभा माँ, ये 5 व्यंजन होष्ठ से बोले जाते हैं, अतः ये ओष्ठ वर्ण कहे गए हैं, इस वर्ग का नाम है पवर्ग। आगे नेक्स्ट है इस प्रकार कवर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग पवर्ग कुल 5 वर्ग होते हैं, तथा प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। अतः 5 × 5 = 25 वर्ण वर्गाक्षर या वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है उदित। कु चू टू पू तू पू एते उदितः, इन्हीं 5 वर्गों का लघु नाम या दूसरा नाम कु चू टू तू पू भी है। इनमें उ की इत संज्ञा होती है, अतः ये उदित कहलाते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाएगा तो उसका अर्थ होगा कवर्ग अर्थात का खा गा घा अंगा। चू का मतलब चवर्ग अर्थात चा छा जा झा इया। टू का अर्थ होगा टवर्ग अर्थात टा ठा डा ढा आड़ा। तू का अर्थ है तवर्ग अर्थात ता था दा धा ना। पू का अर्थ है पवर्ग अर्थात पा फा बा भा मा। जैसे कुहुस चुह सूत्र में कु का अर्थ कवर्ग है और चू का अर्थ चवर्ग है। दूसरा है चुटु सूत्र में चू का अर्थ चवर्ग है और टू का अर्थ चवर्ग है। तो यहाँ व्यंजन के 33 वर्ण को स्थान दिया गया है। तो स्पर्श व्यंजन में आते हैं कवर च वर्ग ट वर्ग त वर्ग पवर्ग। काखा गाघा अंगा चा छा जा झा इया। टाठा डाढ़ा आड़ा ता था दाधा ना पाफा बाबा मा। तो कवर्ग से लेकर पवर्ग तक ये स्पर्श व्यंजन कहे गए हैं। और अंतस्थ में है यण या वा राला यणो अंतस्थ, उसमें के अंतर्गत आते हैं सा शा शा हा शल उस्माड़ा शल प्रत्याहार में बने हैं। संयुक्त व्यंजन में आते हैं छा त्रा ज्ञा आदि, ये संयुक्त व्यंजन के में आते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं अंतस्थ व्यंजन यणो अंतस्था यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले या वारा ला, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। उस व्यंजन में आते हैं सल उस्माड़ा सल प्रत्याहार के अंतर्गत पर गणित सा खा शा हा, ये 4 वर्ण उसमें व्यंजन कहे जाते हैं। आगे है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे का प्लस सा प्लस आ, तो ये बना है छा। ता प्लस रा प्लस आ से बना है त्रा। जा प्लस इया से बना है ज्ञा। तो आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है अयोगवाह। वर्ण मात्र का वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी हैं, जिसमें आते हैं अनुस्वार नंबर 1 है, नंबर 2 है विसर्ग, नंबर 3 जीवामूलीय, नंबर 4 है उपमादनीय। तो आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट है वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्र में ना पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो अयोगवाह में क्या क्या आता है, तो अनुस्वार है, विसर्ग है, जीवामूल्य, उपमादनीय। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं अनुस्वार तथा विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग में आता है अह अहा इत चहा पराम अनुस्वार विसर्ग। अह और अह ये अच के बाद आने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट है जैसे
बालकम, रामम, श्यामम आदि में मकार के बाद आकार के ऊपर जो बिंदु है उसका नाम अनुस्वार है। बालकम, रामम, श्यामम। इसका उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका अनुस्वारस इसे कहते हैं, नासिका अनुस्वारस। नेक्स्ट है रामः, श्यामः, ग्रामः आदि में मकारोत्तर आकार के बाद जो दो बिंदु हैं जिसे विसर्ग कहते हैं उसी को विसर्ग कहते हैं। आगे नेक्स्ट है इसका उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। नेक्स्ट है जिह्वा मूलीय में क्या क्या आता है तो का, खा, इति काभ्याम, कखाभ्याम प्रागर्थ विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीयः। तो इसके आगे नेक्स्ट है का, खा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जिह्वा मूलीय वर्ण कहते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है जिह्वा में वा, ये आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं यथा, इसका उदाहरण है बालक क्रीडति, बालक खेलति। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं इसका उच्चारण कंठ के भी नीचे जिह्वा मूल से होता है। जिह्वा मूलीयश्च जिह्वा मूलम। नेक्स्ट है कुप्पो का पौ चा सूत्र से विसर्ग ही विकल्प से जिह्वा मूलीय बन जाता है, नहीं तो विसर्ग भी रह सकता है। आगे नेक्स्ट है उपमाधनीय। तो उपमाधनीय में है पा, फा, इति पाभ्याम प्रागर्थ विसर्ग सदृश उपमाधनीय। पा, फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपमाधनीय वर्ण कहते हैं। जैसे वृक्ष पतति, वृक्ष पतति, वृक्ष फलति। आगे नेक्स्ट है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उपमाधनीय नाम ओष्ठ हो। कुप्पो का पौ चा सूत्र से विसर्ग ही विकल्प से उपमाधनीय बन जाता है। नेक्स्ट है कार और इफ प्रत्यय। तो इसमें देखते हैं क्या है वर्णात्कारा। संस्कृत व्याकरण में वर्णों में कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए। जैसे आ प्लस कार अकार, का प्लस कार बराबर ककार, खा से खकार, गा से गकार आदि। रा में इफ प्रत्यय से रा प्लस इफ लगाकर रेफ कहना चाहिए। आगे है नेक्स्ट है आनुपूर्वी या पदों का अंतक्रम। तो इसमें क्या है किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम से व्यवस्थित रहते हैं उस क्रम का नाम आनुपूर्वी होता है। जैसे बालक शब्द में 6 वर्ण है, बा, आ, ला, आके। राम शब्द में 4 वर्ण है, रा, आ, मा। बालक और राम के अंत में आकार है, अतः ये आकारांत शब्द है। आकारांत शब्द क्या है बालक और राम। इसी प्रकार हरि, कवि, रवि, ऋषि, कपि आदि इकारांत है जिसमें छोटी की मात्रा लगी रहती है। जैसे हरि, कवि, रवि ये रूप भी निहित से चलते हैं। ऋषि, कपि आदि ये इकारांत है। और भानु, गुरु, शिशु आदि उकारांत है जिसमें उ की मात्रा लगी रहती है, उसे उकारांत कहते हैं। जिसमें पितृ, भ्रातृ, मातृ, जामातृ आदि ऋकारांत हैं जिसमें आधा र लगा है। आगे नेक्स्ट है राजन, आत्मन आदि नकारांत है। मनस, पयस, यशस आदि शकारांत है। सरस, जगत आदि तकारांत है। तो इसमें भी एक से बार फिर से देखते हैं राजन, आत्मन आदि नकारांत है। मनस, पयस, यशस आदि शकारांत है। सरित, जगत आदि तकारांत है। तो मित्रों आज मैंने संस्कृत व्याकरण से संधि प्रकरण की शुरुआत की है जो कि पहला वीडियो आज मैंने अब बनाया है। और इसके आगे अब मैं संधि से संबंधित पूरा प्रकरण पढ़ाऊंगी, तो आप लोग जरूर देखिए। अभी मैंने सिर्फ संस्कृत में जितने भी संस्कृत व्याकरण से सामान्यतः कुछ संक्षिप्त में परिचय दिया है इस वीडियो में, तो आप लोग जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्रों और पढ़ते रहिए। नमः संस्कृताय।